Let's see. Why the Mongol army never needed food supplies in conquering the world. Well, why did they never need antidepressants? Because they were busy conquering the world. Fight, exercise, move. It's a very DNA ingrained habit. Then we have Alayari roasting Sunnis and Ismailis and Christians and atheists and impressive guy in a way because he's a Persian but can speak fluent Urdu and Arabic and English. Then you have Pakistan army briefing on Afghan clashes, which is what does Japan what does what Japan does to death row inmates is worse than execution. Uh-huh. Job or scam factories, untold story of call centers and oh yeah, this I want to watch. This I wanna watch. Because when I was in FSC, I also used to work at a call center for a while. I needed money and it was basically scam, yeah. You were calling random people, saying stuff like I'm from claims line. Is it Joseph? Okay, Joseph. So Joseph, we have a record that you had some sort of an accident and for that you have not yet recovered or I don't know, redeemed, I've forgotten the legal language, your insurance money. Our barristers, blah blah blah, would more than love to help you with it. So could you please give me the incident incident's details? And I mean, 99% of the times they would say no, there was no accident, blah blah blah, and things would just go away. 1% of the time they would say, "Oh yeah, I was in an accident," and but that was 2 months ago. Are you referring to that? And we would act like, no, no, but खैर होता ये था. Long story short के वहाँ पे इनके यूके में एक बैठा होता था एक कानून साज एक वकील और उससे हम कनेक्ट करवा देते थे और वो एक इंश्योरेंस मनी उनको मतलब गोरास यूजुअली डू नॉट नो ना दे आर सुस्त विद अ लॉट ऑफ थिंग्स तो उनको इंश्योरेंस मनी दिलवा देते थे और अपना कट ले देते थे और आपको इधर कट मिल जाता था तुक्के थे this is just one thing that the call centers did and I did for a while. Not very proud of it, but fair. अभी कुछ दिन पहले मेरा छोटा भाई मेरे पास आया, बड़ा खुश कि यूनिवर्सिटी की छुट्टियों के दौरान उसे एक जगह से नौकरी की ऑफर आई है। उसकी खुशी में मैं भी खुश। जब Hmm. पूछा कहाँ नौकरी मिली है, तो उसके जवाब से मैं खटक गई। इससे पहले मैं दिल में मजीद बुरा गुमान लाती, उसने मुझे ऑफर्ड सैलरी पैकेज बताकर मेरे शक को यकीन में बदल दिया। इतनी सैलरी तो मुझे 4 साल की जॉब के बाद नहीं मिल रही, तो फिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कैसे मिल रही है? ये डॉक्यूमेंट्री वैसे तो मैंने अपने घर की स्टोरी पे बनाई है, लेकिन शायद आपके घर की भी हो। दरअसल ये कहानी है फेयर और ग्रीड की, डर और लालच के दरमियान अबदी लड़ाई की। ये वो दो टेम्पटेशंस हैं जो इंसान से बड़े बड़े काम निकलवा लेती हैं। यार रफ्तार क्या खूबसूरत बातें करता है. Whoa. Did you guys listen what रफ्तार just said? मतलब मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि यार बाकी अक़वाम क्या बिल्ड करने में लगी हुई है. अपने आप को उन्होंने कैसे पाला हुआ है, रखा हुआ है उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी के स्टैंडर्ड्स, बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स, हेल्थ के स्टैंडर्ड्स, सब चीज़ों के स्टैंडर्ड्स क्या रखे हुए हैं. अपने साथ सगे हैं, हम क्यों ऐसे करते हैं? डर और लालच. या तो हम डरते हैं या हम लालची हैं. हमें लालच में डाला गया है. रफ्तार इज़ वेरी अंडररेटेड. मतलब दिस चैनल इसके कितने हैं? इसके 1.12 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्यों हैं यार? इसके कोई 20-30 मिलियन होने चाहिए. ये क्या बदतमीजी है. अम, क्या कमाल लोग हैं यार ये. ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। सीन कुछ यूं है
कि हमारी इकोनॉमी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। तकरीबन आधी कौम ऑफिशियली गरीब डिक्लेयर हो चुकी है। ओवरऑल 2 करोड़ के करीब अफराद बेरोजगार हैं। उफ, नौजवानों का तो इससे भी बुरा हाल है। हर 3 में से एक बंदे को नौकरी ही नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें खूब जॉब्स लग रही हैं, और वो है Hi, this is David from ET&T Interact TV Services. How are you doing? This is Xfinity Verizon. How are you doing today, ma'am? Thank you so much for staying on the line. This is Zach speaking from Spectrum. How are you? My name is Alex calling from Free Network. That's 3G Mobile, okay? शहर का पॉश तरीन इलाका, बड़ी सी रोड पे एक बड़ा सा बंगला। दीवारें और गेट देखकर घर कम और फोर्ट्रेस ज्यादा लगता है। गेट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स की एक फौज है। अमीर ऑटोमेटिक होते हैं गेट यार से ये अंदर लोग जाएं बहुत ज्यादा। तो पॉश They're में rich. ऐसी ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं जिनके नामों की स्पेलिंग भी सिर्फ अमीर लोग ही जानते होंगे। थोड़ा और अंदर चलें Damn. तो एक सुनसान से कॉरिडोर से गुजर जाने के बाद एक कमरा जहां लाइन से क्यूबिकल्स मौजूद हैं। हर क्यूबिकल में एक 20 से 21 साल लड़का हेडसेट लगाए आपको कभी टूटी फूटी तो कभी अच्छी अंग्रेजी में बात करता सुनाई देगा। पहचाने हम कहाँ हैं? ये सेटअप एलेक्स बॉस के कॉल सेंटर का है। एलेक्स बॉस? अभी भी नहीं पहचाने? नहीं। मुस्तफा आमिर के सफाक कातिल अरमगान की, जिसने कॉल सेंटर के धंधे से इतना जल्दी इतना पैसा कमा लिया, माय उसका गॉड। दिमाग ही खराब हो गया। बात गाड़ियों और पार्टी से शुरू होकर बिलाखिर ड्रग्स और मर्डर पर खत्म हुई। क्या आप जानते हैं आई कि लव अरमगान ने सिर्फ रफ्तार। 28 साल की उम्र में कितना पैसा कमाया? कितना? 17 अरब रुपए। Just for most people think that they know what a billion is, okay? Most people think what they know what a billion is. So billion versus million understanding. आपको थोड़ा समझ आए कि बिलियन और मिलियन जो है ना, The difference between a million and a billion. Here's the difference that people don't realize. A million seconds is how many days would you guess? A million seconds. A million guess? seconds. A million seconds. 30 days. That's a great guess. Okay. Is it? It's 11 days. That's good. Oh. Most people are way off. A million seconds is 11 days. How many days is a billion seconds? How many? 31 years. yes. 11 days to 31 years. When someone tries to say like they understand what a billion is, you're like, you have no idea No what a billion clue. is. No clue. The And this guy made 17 billion. अरमगान का कॉल सेंटर तो मर्डर केस की वजह से बंद हो गया, लेकिन पाकिस्तान में अब भी सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जहां हमारी यूथ डॉलर्स की खातिर अपने इखलाकियात के सौदे कर रही है और फिर इन चोरी के पैसों से पूरी सोसाइटी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर देते हैं। आप खुद जाहिर ही बात बताएं, है। बल्कि चलें अपनी फैमिली में देख लीजिए। आपका 20 से 21 साल भांजा या भतीजा आपको आकर बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है। आप खुश होते हैं कि वाह अच्छा है, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी, अच्छा हो गया, बच्चे को एक्सपोजर मिलेगा। फिर 1 महीने में देखते ही देखते उसका लाइफस्टाइल एकदम अपग्रेड हो जाएगा। वो इतनी तरक्की कर जाएगा कि शायद वो एक गाड़ी भी खरीद ले। मैं हरगिज यहाँ पे आपको किसी पे बिला वजह शक करने को नहीं कह रही हूँ, और आप बिल्कुल किसी की तरक्की पे खुशी का इजहार करना चाहें तो करें, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप खुद अपनी कॉमन सेंस लगाएं। एक 20 साल लड़का जिसकी पढ़ाई भी अभी तक मुकम्मल नहीं है, उसकी ऐसी कौन सी जगह पे नौकरी लग गई कि कुछ दिनों में उसके दिन ही फिर गए। चलाएं जा कुछ केसेस में हो भी सकता है यार, होता है, रिमोट असिस्टेंट्स होते हैं। अगर एक रिफाइंड वेल स्पोकन इंसान हो, they can get those such jobs. जानते हैं कि ये दिन आखिर असल में फिरते किस तरह से हैं। I applied in 2020 and काफ़ी रफ टाइम्स थे। भाई की मेरी रिसेंटली शादी हुई थी and what I was doing at that time was just lying around इधर उधर, कभी फ्रेंड्स में जाना आगे पीछे।
So of course आगे word spread out कि one of our friends has joined this company. It's good, pay अच्छी है, it's looking for youngsters with good vocabulary in English and all that stuff because of course clients international थे. So we were all excited and you know what we said was कि सही है, let's go, let's do this. Plus of course amenities के नाम पे they were offering a lot of stuff like a gaming zone, food on the house and things like stuff. मतलब असल अट्रैक्शन तो मज़ीद तब पैदा होती है जब वो सिर्फ जॉब ही नहीं, आपको दीगर सहूलियात भी फराहम कर रहे हो। ये तो वर्क प्लेसेस के बड़े अच्छे हुक्स होते हैं। तो मैंने इस तरह की बातें भी मुझे सुनने में आई हैं। मैंने जो लोग हायर कर रहे होते हैं उनको सुना है कि यार एक ऐसी लड़की कर लो, हायर ये कर लो, लोग ज़्यादा आएंगे। फिर कई फीमेल्स को भी पता होता है कि दे आर देयर फॉर दैट पर्पस, नॉट बिकॉज दे आर टैलेंटेड। जब बिना किसी जॉब एक्सपीरियंस के आपको अच्छी सैलरी ऑफर कर रहे हो, इंग्लिश अच्छी है, वेलकम टू द ऑफिस। If a customer is coming in, let's say आप a customer हो, and what you are doing is you are going online and you're seeing that okay this tissue box is you know for free, absolutely free. All you have to do is you know just pay the shipping cost and that's it. So what that advertisement is showing you that the product is free for now. एक आधे cases हमारे सामने कुछ ऐसे भी थे जो I mean I'm still embarrassed to talk about, but those were kind of enhancement pills and they were also you know some kind of painkillers, but none of that was approved by the FDA. तो एक बहुत ही बड़ा मिक्सअप था और उस मिक्सअप में हमें सिर्फ ये बोला जाता था कि आपको इसे रोकना है। हमें रोकना क्या है वो तो बता दिया, बट हमें ये नहीं बताया कि पीछे नुकसान क्या हो रहा है। हमें उनकी कार्ड डिटेल्स पता नहीं होती थी, बट आपने इसको रोकना है, मतलब इसकी मुझे बातें बहुत डिसाइफर करने में मसला हो रहा है। ये तो एक्स कॉल सेंटर एम्प्लॉई है, तुम रोक कैसे रहे थे इन चीज़ों को? तुम तो पुश कर रहे थे। यस एक सिस्टम था जो कार्ड डिटेल्स कैप्चर करता था. सो हम्म if those products are advertised as free products and all you have to pay is shipping, हाँ, so you would ultimately inquire about that. खुद पे हम ये एग्जांपल रखें तो हम भी बहुत आसानी से बेवकूफ़ बन सकते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट ऐसी है. मोस्टली यूएस, कभी कनाडा, कभी सदर्न अमेरिकन रीजन्स, बट इट वाज मोस्टली ऑन द वेस्टर्न साइड. मैंने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वो हसन निसार वाली बात है, उनके अंदर भी जो दो नंबरी हैं जो हम लोगों के अंदर है और जो हम सोचते हैं है, मतलब उनके भी लोग करते हैं, बट हम लोग बहुत दो नंबरी ओरिएंटेड लोग हैं यार। वो सोच ही नहीं सकते कि वो सुनते हैं, they take your word for it. ज्वाइन किया. a couple of our friends you know they resigned. I stayed back because मुझे शायद कुछ प्रूफ करना था. अगेन मैं यहाँ हमारी यंग अवाम के बारे में बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ की वो यूथ जो कहीं ना कहीं से जॉब मार्केट में दाखिल होना चाहती है, वो कहीं से बस अपने लिए एक रास्ता तलाश कर रही है. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नौजवान यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं? क्या ये सब बुरे हैं? नहीं, ये सिस्टम के फेलियर का नतीजा है. इनको कौन सही रास्ते दिखाएं? हमारी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज जो किताबें पढ़ाने के साथ साथ इन बच्चों को रियल वर्ल्ड स्किल्स नहीं सिखा रही हैं जो इनकी हम्म, असल जिंदगी में काम आए. फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ये तो बहुत बड़ा मसला है यार। मैं नस जब पहुंचा था तो मुझे लगता था कि ओके फाइन, जिंदगी गुजार कर दी है, दिस इज इट। और द वर्स्ट डिप्रेशन आई हैड इन माय लाइफ वाज इन नस्ट। वर्स्ट मतलब आई कैन नॉट टेल यू हाउ डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस वाज। शॉर्ट ट्रॉमास तो हो जाते हैं, दिल टूट जाता है। लेकिन वो अलग डिप्रेशन था भाई। ना उनको पढ़ाने वालों को पढ़ाने का शौक है, ना पढ़ने वालों को ये पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, ना यूनिवर्सिटी का के लैब्स जो हैं वो अपग्रेडेड हैं। अजीब तमाशा था। काम करना एक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन वहाँ भी कंपटीशन और लैक ऑफ मेंटोरशिप एक बड़ी रुकावट है. इसलिए लिंक्डइन और फेसबुक ग्रुप्स पे
इस तरह के एड्स देखकर इजी अप्लाई करके वो इस स्ट्रगल में लग जाते हैं कि कहीं ऑफिस में नौकरी मिल जाए, अब चाहे वो जैसी भी हो, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। It is. और हमारे पास जिस लड़के ने इंटरव्यू दिया वो कोविड के टाइम का जिक्र कर रहा है। अब एक ऐसा वक्त जब आप दूसरों की नौकरी से फारिग होने की खबर सुन रहे हैं, उस दौरान आपको नौकरी की ऑफर आ रही हो, तो कौन छोड़ेगा ऐसी अपॉर्चुनिटी? डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा इसका, मगर अगर सोचा जाए तो फॉर स्टार्टर्स आपको कुछ बेनिफिट्स भी हैं और काफ़ी नुकसान है। नुकसान ये है कि आपको अपने क्या? एथिक्स, अपने मोरल्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे नुकसान ही कर रहे हो अगले का भी। अब नुकसान आप किस हद तक करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। यूथ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने घर का खर्चा उठाएं, लेकिन उनके पास ना एक्सपीरियंस होता है ना डिग्री। और पता है हम इंसान सोचते हैं कि ये जो नुकसान दूसरों का हम कर रहे हैं बस वी आर जस्ट गिविंग इट आउटवर्ड्स। जब गुजरती है ना इंसान पे और अगर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव हो तो उसको रियलाइज़ होता है कि जो आप दूसरों के साथ कर रहे होते हो वो पैटर्न्स आपको क्या अजीब खूबसूरत लाइफ का मैकेनिज्म है। क्या खूबसूरत कहो, अजीब कहो, कर्मेटिक कहो कि आप उस सिचुएशन में खुद फंसते हो। और ना ही कोई प्रॉपर जॉब ओपनिंग्स। जब उनको कॉल सेंटर जैसे सेटअप से ऑफर मिलती है, That is not to say कि real crime doesn't happen. It does. मैं क्रॉनिक उसकी बात कर रहा हूँ, पैटर्न्स की। जो आप करते हो ना, you eventually end up being in that situation. It's so ironic. घर का खर्चा उठाएं, लेकिन उनके पास ना एक्सपीरियंस होता है ना डिग्री और ना ही कोई प्रॉपर जॉब ओपनिंग्स। जब उनको कॉल सेंटर जैसे सेटअप से ऑफर मिलती है कि बस इंग्लिश ही तो बोलनी है, तो उनके लिए ये टेम्पटिंग होता है। याद है मैंने शुरू में ग्रीड और फेयर की बात की थी, उसका यहाँ आकर एक डेडली कॉम्बो ग्रीड बन और जाता है। फेयर, अच्छा फेयर। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि कराची वालों की अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल इंडियंस वाली है यार। एक डेडली कॉम्बो बन जाता है। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत हद तक रिलाई करते हैं। मैं कहीं छोटी सी नौकरी कर लूं, अपने वालिदैन का सहारा बन जाऊं, कहीं मैं उनकी नज़रों में पीछे न रह जाऊं, अपने आप को प्रूफ कर लूं कि मैं उनका सहारा बनने के काबिल हूं। दिस इज फेयर। अब जाल में फंसी गए हैं, इतने पैसे हाथ लग ही रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा कॉल्स करके मजीद डब्बे खाली कर लेते हैं। मैं अपनी अय्याशी के लिए थोड़ी, मैं तो घर वालों की फाइनेंशियल मदद करना चाह रहा हूँ। क्या मैं और मेरे घर वाले एक अच्छी सी गाड़ी में घूमना डिजर्व नहीं करते? क्या हमारा हक नहीं है कि किराए के घर से निकलकर अपनी छत खरीद लें? क्या एक अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना हमारा हक नहीं है? दिस इज ग्रीड। लेकिन हर टेम्पटेशन की कीमत अदा करनी पड़ती है। एक तरफ वो कस्टमर्स जो टर्म्स एंड कंडीशंस ना पढ़ने की कीमत अदा करते हैं, और एक तरफ वो कॉल सेक्टर एम्प्लॉइज़ जो अपने अखलाकियात की कीमत के साथ साथ अपने सही और गलत में फ़र्क करने के हिस्स की कीमत भी लगा देते हैं। पैसे कमाने की भाग दौड़ में आप इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है। शायद आप इतने लाताल्लुक हो जाते हैं कि जो प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर को बेचना चाह रहे हैं, उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि वो अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसिल ना करें, और प्रोडक्ट उनकी सेहत के लिए बुरा भी हो सकता है और जानलेवा भी। कुछ ऐसे भी वाक़े आते हैं जो यहाँ पे मुझे कॉल आई है कस्टमर की, और उस प्रोडक्ट की वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। Oh my God! Oh my God! Imagine the psychological burden, even if you escape it, even if you act like nothing has happened, even if you act like you don't care. Oh my God! मतलब this just went from 5 level of darkness to 100 level of darkness in one frame. और मुझे फिर भी उसे रोकना या कोशिश करनी। मुझे फिर भी इसको रोकना, मेरे ख्याल से बेचने को रोकना कह रहे हैं। अच्छा, सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने से रोकना है। इट हैज़ हैपेंड। तो वहाँ पे एक रिफ्लेक्शन आती है कि हु आर यू एंड व्हाट आर यू रेडी टू डू? Psychopaths आर यू are रेडी टू डू made दिस? आर यू this way. विलिंग टू डू दिस?
तो आप खुद से सवालात जब करते हो तो आपको पता चलता है कि आप एग्जैक्टली कहाँ खड़े हो और क्या कर रहे हैं। ये सब जानने के बाद आई वॉज शॉक्ड। मुझे पता था Anyone would कि be ऐसे shocked. कामों से दूसरों को नुकसान पहुंचता है, उनका सेंस ऑफ ट्रस्ट छिनता है, मेहनत का पैसा छिन जाता है, लेकिन ऐसे किसी की जान छिन जाती है, इसका अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। ऐसी घिनौनी हरकत को बढ़ावा देता कौन है? दिस इज प्योर ईविल, बल्कि ईविल भी एक छोटा लफ्ज हो। दिस इज मर्डर। इस तरह की नौकरियां हमारे इर्द गिर्द बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये अब कॉमन नॉलेज है कि ज्यादातर कॉल सेंटर्स में इस तरह हम आम आदमी के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस तरह के धंधों की बुनियाद रखना इतना आसान क्यों हो गया है? जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिससे पूछो कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं। कौन से कॉल सेंटर्स लीगल हैं और कौन से इलीगल काम में मुलव्विस, इसके बीच में फर्क करना जरा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये दफातर किसी शेडी सी जगह पे चोरी छुपे नहीं बने हुए, बल्कि खुलेआम एक बिजनेस एंटिटी के तौर पे स्टैब्लिश होते हैं। जी, जैसे आजकल हर गली मोहल्ले में एक सॉफ्टवेयर हाउस या कॉल सेंटर जो बना है ना, मैं उसी की निशानदेही कर रही हूँ। असल में ये लोग अपने आप को जेन्युइन कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवा के एक कॉल सेंटर के भेस के पीछे लोगों को लूटने का धंधा करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। एक कॉल सेंटर है, वहाँ 100 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से 70 लोग कस्टमर सपोर्ट और बैक ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो वाकई में यही काम कर रहे हैं। नथिंग सस्पिशियस अबाउट इट। लेकिन एक बैक रूम में बाकी के 30 लोग स्कैम ऑपरेशंस में लगे हुए होंगे। ये अपने बॉस के वो रिलायबल बंदे होंगे जो शातिर के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम के ज़रूरतमंद भी होंगे। आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स में यहाँ चक्कर लगाएं तो आपको सारे मुलाजमीन प्रोफेशनल इंक्वायरीज लेते हुए लोगों की मदद करते हुए ही दिखाई देंगे, लेकिन शाम में या उसी दौरान एक बैक रूम में ही ऐसे ही लोगों को लूटने में लग जाते हैं। और you'll find it no different than a corporate office. I mean, आप बैंक्स में जाते हैं, आप किसी भी अकाउंट्स ऑफिस या किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में को अगर आप ज्वाइन करो, there is a hierarchy. Founder, the owner, then comes the CEO, then comes the operations manager, then comes the shift managers, and then there are these back officers, you can say back office task people, जो बैक एंड से सारी चीज़ें देख रहे हैं। फिर HR है, फिर एक प्रॉपर काउंसिल है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको ऑलमोस्ट हर ऑफिस में मिलेंगे। मैं जब इस टॉपिक पे रिसर्च कर रही थी तब मुझे स्कैम सैंडविच नामी यूट्यूब चैनल का पता चला। The name of the company is Tech Harbor Services, and they are based in the Garden Town district in the city of Lahore, which is located in northern Pakistan in the province of Punjab. How is In the city of Lahore? मतलब सब चीजें छोड़ दो, इन लोगों ने, इन गोरों ने स्कैम कर दिया। Calling Lahore the north of Pakistan is like calling a donkey a unicorn. लेकिन I get what they're saying. Regionally, generally. Lahore, which is located in northern Pakistan in the province of Punjab. इस चैनल के पीछे एक हैकर का हाथ है जो इन कॉल सेंटर्स के CCTVs और लैपटॉप्स हैक करके उन्हें रंगे हाथों पकड़ता है और उसी तरह तंग करता है जैसे ये कॉलर्स हमें तंग करते हैं। इनकी वीडियो से अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलती है, जिस वजह से बिल्कुल, I used to watch these ये जो स्कैमर्स को पकड़ते हैं और जलील करते हैं, इनकी वीडियोस में बहुत देखता होता था यार। ऐसी फनी फनी मोमेंट्स भी आते हैं। मैंने इन्हें इंटरव्यू के लिए राब्ता भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली एक पर्सनल इमरजेंसी की वजह से वो हमें इंटरव्यू ना दे सके। I don't want to talk to you. Do whatever you want, okay? What? Dude, what's Do the matter? whatever you want. What's wrong, buddy? No, I don't want to talk to you. You have What? something to reveal, just go yourself. No, Don't wait. call me. What happened? You said to me like we stealing phones from Canadian Buddy, people. buddy, How calm can down. you? इन वीडियोस में हम देखते हैं कि ये स्कैमर्स अलग अलग तरह की सर्विसेज के जरिए लोगों को ट्रैप करते हैं। ये स्कैम्स कई तरह के हो सकते हैं। ये वाली मैंने वीडियो देखी है उस जिसने इन स्कैमर्स को बेसिकली हाईजैक किया था। कैमरे में घुस गया था और उनको देख रहा था। और
The moment he said you're wearing this, you're wearing that, back हो गई उनकी बिल्कुल. They just got up and they got so scared. ये कभी आपके बैंक की तरफ से कॉल करेंगे, तो कभी टेक सपोर्ट ऑफिसर बन के, कभी बोलेंगे कि आप लॉटरी जीत गए हैं, तो कभी कर्जे का दावा कर देंगे. आपने नोट किया होगा कि इस तरह के ऑपरेशंस पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में बहुत पाए जाते हैं. आईएसपीज की जिस तरह से कनेक्टिविटी है और जिस तरह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बेसिकली जैसे वतीन वारिद होते थे एक टाइम, नयाटेल और ट्रांसवर्ल्ड एक्सेट्रा. से साइबर लॉ थोड़े से वेग हैं, तो ये यहाँ पे लोग इन चीज़ों का बेनिफिट उठाते हैं और मिसयूज़ करते हैं इनको. ओ भाई, इधर तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जॉब मेरी कुछ अर्सा पहले हैकिंग हो गई थी. आज तक समझ नहीं आया कैसे हुई है. गूगल का पास की ऐड किया हैकर ने, करते 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 पासवर्ड भी चेंज किया. पास के वही ऐड कर सकता है जिसके पास कोई एक्टिव लॉगिन सेशन हो, या समझ से बाहर, बिल्कुल समझ से बाहर लोगों पे. एनसीसीआईए में गया, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. यार उनके इतना बुरा हाल, मतलब आप इमेजिन करो कि सैटरडे और संडे को वहाँ पे छुट्टी होती है, ठीक है. सैटरडे संडे को वहाँ पे छुट्टी होती है, तो अगर आप फ्राइडे 4:30 बजे के बाद कोई साइबर क्राइम करते हो, आपके पास 2.5 दिन की लीड है अपने सुराग मिटाने की. वो छुट्टी पे है भाई, चिल है. एनसीसीआईए की बिल्डिंग के अंदर लोगों के पास इंटरनेट नहीं था. ठीक, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बिल्डिंग के अंदर लोगों के पास इंटरनेट नहीं था. ठीक, सिग्नल नहीं थे. ठीक, अभी मैं शुरू हुआ हूँ. सिर्फ आप उनको पहले कंप्लेन देते हो. एक आम इंसान की कंप्लेन को हफ्ता डेढ़ लग जाता है कि उनकी एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है. फिर कभी कभार 2-3 महीने लग जाते हैं कि उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असाइन होता है. फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई 5-6-7 महीने लगा देता है कोई छोटा सा काम करने में. मैं वहां पे 21 दिन मुसलसल, क्योंकि मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई थी यार. मैं तो आई वांटेड टू एंड लाइफ. आई कैन नॉट शेयर द ट्रॉमा दैट आई वेंट थ्रू ड्यूरिंग दैट टाइम. I had monetized a YouTube channel, or I was going to get, well, and I had given it my all. I had stopped online teaching, and hi khuda. It was like I couldn't sleep, I couldn't eat, I couldn't sit in one place. अल्लाह बचाए यार. मतलब मुझे उस टाइम समझ आया कि चोर का हाथ काटना क्यों प्रिस्क्राइब्ड है. क्या तबाह कर देते हो आपको साइकोलॉजिकली. 21 दिन चक्कर लगा लगा के. मेरे अपने अप्रोचेस थे, जानने वाले थे, मुझे जल्दी आई हो ऑफिस, उसको कुछ पता नहीं था. ही डिड नॉट नो एनीथिंग. आई एम नॉट सेइंग ही वाज नॉट अ नाइस गाय जनरली, बट ही डिड नॉट नो एनीथिंग, नथिंग. आई वाज गेटिंग नेटवर्क टेम्परिंग की notifications and so much was happening. But खैर, किस्सा मुख्तसर है इसके. करते 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 अम, मुझे खुद ही वहीं पे पड़े हुए थे, वहीं से पता चल गया कि यार टीम यूट्यूब को टैग करो ट्विटर पे जाके, जो कि अब एक्स कहलाई जाती है. और वो आपको एक टिकट ओपन करेंगे और वहाँ से आप शायद कर पाओ. और मैंने सोचा यार इतने, मतलब वो इतने बिलियंस ऑफ लोगों को डील कर रहे हैं, उनके पास टाइम होता है, लेकिन कितना रिस्पॉन्सिबल है गोरा यार, कितना वेल इक्विप्ड है. वो घर बनाते हैं ना, वो घर के साथ उसका डिफेंस सिस्टम बनाते हैं. प्रोप्राइटी है उनके अंदर, हम लोगों के अंदर कोई प्रोप्राइटी नहीं है. ऐसे शूदरपन है. तो उन्होंने टिकट खोला, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा हुआ है. उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा गूगल अकाउंट जिससे मुंसलिक था यूट्यूब चैनल, वो किया. फिर जो मेरा मोनेटाइज था वो हैकर ने पता नहीं शिफ्ट करवा दिया था. मैं उनको, मतलब मेरी ईमेल्स का ना ह्यूमन रिस्पॉन्स करते रहे कि वी विल कीप रनिंग इन सर्कल्स, हम आपके पास आते रहेंगे, ये करते. मेरे पास पूरी थ्रेड पड़ी हुई है. उन्होंने मुझे एक एक चीज़ रिकवर करके दी यार. और मैंने, इतनी शुक्रगुजारी मुझे उनकी महसूस हुई. एक मुसलमान पुलिस वाला, पाकिस्तानी पुलिस वाला, और एक कहने को नॉन मुस्लिम, बट बाअखलाक रिस्पॉन्सिबल बंदा. आई एम पिकिंग दैट बाअखलाक रिस्पॉन्सिबल नॉलेजेबल बंदा 365 days of
the year and 366 days of the leap year. तो बस ये बड़ी जो इसने बात की थी ना वो बैद जाफरी ने, इससे सारी स्टार्ट हुई, मैंने किस्सा कर दिया भाई। वेल इक्विप्ड छोड़ो, लॉ अजीब सिस्टम है, बहुत अजीब, बहुत पीछे है पाकिस्तान इस चीज़ में। तो ये यहाँ पे लोग इन चीज़ों का बेनिफिट उठाते हैं और मिसयूज़ करते हैं इनको। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बहुत सारी और कंट्रीज़ में इस तरह के इन सेटअप्स को ना रन किया जा रहा होता है, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट ऐसा नहीं है पाकिस्तान की काम नहीं कर रहे होते हैं। जहाँ पे उनको कोई लीड मिल जाती है, जहाँ पे उनको कोई कंफर्मेशन होती है, तो वहाँ पे एग्रेसिवली एक्शंस भी लिए जाते हैं। हम अपने पीका लॉ इन्फॉर्मेशन प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पे नज़र डालें तो इस तरह के कॉल सेंटर क्राइम्स सेक्शन 13 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी और सेक्शन 14 इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के अंदर आते हैं। इन दो सेक्शंस के मुताबिक आप किसी भी डिवाइस को धोखे के लिए और दूसरों को इलीगल काम के जरिए नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको 2 से 3 साल सजा और भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये सब देखने के बाद जो पहला सवाल स्पेशली बीइंग फ्रॉम कराची मेरे जहन में आता है कि रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज कहाँ सो रही हैं। यही सवाल जहन में रखते हुए मैंने गूगल पे जाकर एफआईए के क्रैकडाउन्स पे सर्च करना शुरू किया। सरप्राइजिंगली मुझे 2 से 3 रीसेंट न्यूज़ रिपोर्ट्स मिली जिसमें रेट्स के साथ साथ इस बात की भी खबर मिली कि पंजाब में कॉल सेंटर्स पे होने वाले क्रैकडाउन और ओवरऑल साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई को ऑपरेशन ग्रे का नाम भी दिया गया है। ये एफआईए का कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। खबरों के मुताबिक इसकी सरबराही में मुल्क की टॉप लीडरशिप भी इन्वॉल्व है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी भी शामिल हैं। एफआईए अपने काम में लगी हुई है, लेकिन इन कॉल सेंटर ऑपरेशंस को ट्रेस करना और पकड़ना इतना आसान अजाब नहीं है है। भाई, कोई मॉनिटरिंग लिहाजा सिस्टम है। क्रिमिनल्स ने अपनी आईडीज को छुपाने के लिए अब इंटरनेशनल सिम्स का इस्तेमाल शुरू कर लिया। न्यूमेरो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि यूके की सिम्स वाइडली अवेलेबल हैं, सस्ती हैं, प्री एक्टिवेटेड हैं, ना आपका सीएनआईसी मांगती हैं, ना आपका आईडी मांगती हैं, और ना ही उसको एक्टिवेट करने के लिए कोई और इस तरह की मैकेनिज्म है उसमें कि जिससे आपकी आईडी जाहिर हो। खतरे की बात तो ये है कि ये इंटरनेशनल ई सिम्स और भी तरह के जराइम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे कि औरतों को हरास करने के लिए, टेररिज्म में और यहाँ तक कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में भी। इन सिम्स के इस्तेमाल के जरिए मुजरिम बहुत आसानी से अपनी शनाख्त छुपा सकता है। एक ई सिम फिजिकली रिमूव या स्विच नहीं की जा सकती। इस सिम के ऊपर जो नंबर है ये आसानी से दूसरी डिवाइस में मुंतकिल किया जा सकता है। इसी की मदद से स्कैमर्स जहाँ चाहें वहाँ से रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं और आसानी से हाथ नहीं लग पाते। हम हर डिजिटल एडवांसमेंट को अच्छा समझते हैं, शायद समझना भी चाहिए। हर चीज़ वर्चुअल हो गई है, मीटिंग से लेकर वर्क फ्रॉम होम तक की फैसिलिटी हमें बहुत सूट करती है। नई इनोवेशंस मंजर आम पे लाई ही हमारी सहूलत के लिए जाती हैं ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो। लेकिन अगर ये इनोवेशंस किसी मुजरिम के हाथ लग जाएं, तो अपने घर की 4 दीवारी से बैठकर आपकी यही ज़िंदगी अजीरन बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे अच्छी है, लेकिन इंसान बुरा है, करप्ट है। टेक्नोलॉजी के 100 फायदे छोड़कर हम हमेशा एक गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे कॉल सेंटर्स कौन सी टेक्नोलॉजी के सहारा लेते हुए लॉ इन्फोर्समेंट से बचते हैं। देखिए आजकल जो है ना, ये कॉल सेंटर का जो फैसिलिटी का सेटअप है उसको करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब सारा सेटअप वर्चुअल हो गया है। पहले इन तमाम चीज़ों के लिए फिजिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी। अब आपने वर्चुअल ई सिम का कॉन्सेप्ट सुना होगा। पहले फ़ोन्स में सिम्स लगती थी, अब वर्चुअल सिम ई सिम्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो अब सेटअप करना बनिस्बत फिजिकली के मैं ये सोच रहा हूँ कि अगला जो ज़माना आ रहा है, 5G जब कॉमन होगा, एआई एडवांस हो रही है, स्मार्ट होम्स आएंगे, तो ये जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स और जो चीज़ें दिखाई जाती होती थी मूवीज़ के अंदर, आई रोबोट जैसी मूवीज़ हो गई, या वेस्ट वर्ल्ड जैसा सीज़न हो गया, या ब्लैक मिरर हो गया, बहुत फेवरेट सीज़न है मेरा, क्या कमाल, इट्स द प्लान आई थिंक। तो यार ज़िंदगी कैसी कठिन हो जाएगी।
जितनी आज़ाइशें बना रहे हैं, उतनी आज़माइशें भी बना रहे हैं इंसान। वर्चुअल आसान हो गया है। उसमें कॉस्ट जो है वो भी एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में आप एक अच्छा सेटअप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेशन करना थोड़ा मुश्किल काम होता है कंपैरेटिवली फिज़िकल के। उसमें एड हॉक एनवायरनमेंट होता है वर्चुअल में। फिज़िकल में आपकी एक प्रेमिसेस है, उस प्रेमिसेस में आपके कुछ इक्विपमेंट लगे हुए हैं। वर्चुअल में तो प्लग एंड प्ले एनवायरनमेंट है, एक लैपटॉप पे आपने पूरा सेटअप किया हुआ है, कुछ सिस्टम्स लगाए हुए हैं, तो उसको प्लग एंड प्ले करना आसान है बनिस्बत एक फिज़िकल एंटिटी के। अब हम टेक्नोलॉजी की बात कर ही रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एआई का जिक्र ना हो? जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो फिर मैं कहती हूँ कि आपकी मदद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इस एआई को ट्रेन कौन करता है? हम इंसान। इंटरनेशनल कस्टमर्स से बात करने के लिए हमारी अंग्रेजी अच्छी होना लाजमी है। हम जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं उसकी कीमत वर्थ इट लगनी चाहिए। हम इसकी कीमत का यकीन अपने कस्टमर्स को कैसे दिलाएं? जी, सही पहचाना आपने, जनरेटिव एआई। कितनी देर लगेगी अगर मैं एक प्रॉम्प्ट डालकर प्रोडक्ट की अच्छी सी तस्वीर बनवा दूं? कितनी देर लगेगी अगर मैं एक एआई असिस्टेंट को ट्रेन कर दूं कि तुम अच्छी सी अंग्रेजी में बात करके लोगों को कन्विंस करो? ई सिम्स के अलावा इन धंधों की तरक्की में एआई एक बड़ा किरदार अदा करती है। एआई अपने में ही एक एडवांसमेंट है, लेकिन इसको मज़ीद मजबूत करने के लिए इस पे दिन ब दिन जो काम किया जा रहा है, इसे तबाहकुन कहना एग्जैजरेशन नहीं होगी। प्रोडक्ट की कमर्शलाइजेशन के लिए कस्टमर पूछता है कि मुझे उस प्रोडक्ट का ज़रा पिक्चर्स दिखा सकते हैं या मुझे उसकी आप दिखा सकते हैं किस तरह से प्रोडक्ट काम करता है। इनकी एआई बेस्ड वीडियोस बना के कस्टमर्स को सेंड कर दी जाती हैं। सिमिलरली एआई का वॉइस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि जब आपकी, क्योंकि इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो वो एआई असिस्टेंट्स के थ्रू पूरे अपने कॉन्टेक्स्ट को जो कि रोमन उर्दू में होता है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके एआई असिस्टेंट के थ्रू वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और अब तो इस तरह के सेटअप आ गए हैं कि रियल टाइम वो वहाँ से आवाज़ सुनेगा, उसको स्ट्रीम करेगा और जवाब आपको सिंक्रोनाइज करके उसका जवाब भी एआई असिस्टेंट देगा। चले, हमने इन स्कैम कॉलर्स की तो बहुत बात कर ली कि उन्हें जॉब मिलती कैसे है, वो काम कैसे करते हैं, कैसे अपनी पहचान छुपाते हैं, कैसे एआई की मदद लेते हैं। ये सब काम सर अंजाम देने के लिए उनके पास कस्टमर्स भी तो होने चाहिए जिससे उनकी आमदनी हो। ये कौन कस्टमर्स हैं जो इतनी आसानी से इनकी बात सुन लेते हैं? ये कौन कस्टमर्स हैं जो कोई भी दवाई या अलग किस्म की चीज़ें जो उनके लिए ज़रा से भी फ़ायदेमंद लग रही हों वो उसे ख़रीद लेते हैं? इन सवालात के जवाब से आपको अंदाज़ा होगा कि ये स्कैम बिजनेसेस सिर्फ एक ऑफिस की या एक लैपटॉप की हद तक महदूद नहीं है। अभी जून में ऑपरेशन ग्रे के अंडर जो गिरफ्तारियां हुई, पता चला कि इसमें बहुत से ममालिक जैसे कि वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका और कीनिया के शहरी भी इन्वॉल्व हैं। ये एक यार वैसे एक बात है, बता, एक बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ऐसे हैं और हम ऐसे हैं। हम भूखे भी हैं ना, हम मजबूर भी तो है ना। मतलब वो एक मिसाल है कि भूख और अफलास भी दो ज़ातें हैं ना। ज़ात पात और कबाइल पे हिस्टोरिकली बड़ा बिलीव किया जाता था डिसेंट्स पे कि ये मुग़ल है तो ये इस तरह की शाही हरकत होंगी इसकी, जलाल में आएगा और ये करेगा और ब्ला ब्ला ब्ला, ये सैयद है तो ये ऐसा होगा। तो वो कहते थे कि भाई मुग़ल हो, सैयद हो, अफ़गान हो, कुछ भी हो, जब वो भूखा होता है, जब वो प्यासा होता है, तो उसकी एक ज़ात होती है, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं सर्वाइवल में। ये सारे इसने जितने ममालिक बोले हैं, माँ सिवाय चाइना। चाइना थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग है यार। क्यों चाइना? खतरनाक लगते हैं मुझे चाइनीज़ के। वो इतना कुछ होने के बावजूद भी ना कुतरने पे और खाने पे बिलीव करते हैं बड़े नाइस तरीके से। तो दैट्स व्हाट आई फील। सब गैर इसी तरह के मुल्क हैं, साइड लाइन्ड। पूरा सिस्टम है जो बैरूनी ममालिक तक फैला हुआ है। तो कस्टमर्स का डेटा आखिर इन कॉलर्स तक
पहुंच कहां से रहा है? दिस आंसर विल शॉक यू। इंटरनेशनली बाहर मुल्क के अंदर जो हॉस्पिटल्स का जो कंज्यूमर है या जो पेशेंट डेटा है ना, उसको बाकायदा परचेज़ किया जाता है और हॉस्पिटल्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बाकायदा इनसाइडर थ्रेड्स हैं, इनसाइडर एम्प्लॉयज़ हैं जो ये डाटा सेल कर रहे होते हैं। वो पेशेंट्स जो जिनकी एज 50 अबव थी, 60 अबव थी, उनका रिकॉर्ड निकाल के उनको जो है वो सेल किया है जो डिफरेंट कॉल सेंटर्स को। वो क्यों किया है? क्योंकि इस एज के पीपल जो हैं वो ज़्यादातर अपनी एज के एज पीपल के बारे में या अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। यार, मतलब कौवा चला उसकी चाल अपनी भी भूल गया। हम लोग इसी वजह से शायद कामयाब हैं ही नहीं। सीरियस ही नहीं ले सकते हो आप बात यार, आप आधा तीतर आधा बटेर हो। जो हैं वो ज़्यादातर अपनी एज के बारे में या अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और उनको इतना टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं होता कि वो ट्रिक हो जाएंगे या क्या। यंगर लोगों का डेटा सस्ता बिकता है, ओल्डर लोगों का डेटा महंगा बिकता है। ये कस्टमर्स के लिए सिर्फ एक स्कैम नहीं, एक मेडिकल प्राइवेसी का ब्रीच भी है। आप सोचिए कि आपकी माँ या दादी के डायलिसिस का रिकॉर्ड किसी स्कैमर के पास हो, जो ये डाटा यूज करके उन्हें कॉल करे और कहे कि ये दवाई आपके लिए जरूरी है। इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए उनसे पैसे निकलवाए जाएं। क्या ये सिर्फ उन लोगों की गलती है जो स्कैम कॉल्स करते हैं, या उनका भी कसूर है जो ये डाटा बेचते हैं, या जाहिर उनका सी भी बात है दोनों जो का। इस पे आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं? जवान लोगों का डाटा सबका ही है। कम दाम में और बूढ़े लोगों का डाटा ज्यादा महंगा बिकता है। इससे पहले आपको कोई प्रोडक्ट बेचे, आप खुद ही एक प्रोडक्ट बन के इन स्कैम कॉलर्स के पास पहुंचते हैं। हम इन कॉल सेंटर्स के लिए किसको कसूरवार ठहराएं? क्या इस जॉब मार्केट को, जो हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देती? कमाल और अगर मौका डॉक्यूमेंट्री, देती भी है कमाल तो क्लाइमेक्स, बमुश्किल 50,000 पे गुजारा करने को कहती है। या हम कमाल कसूरवार एंडिंग। ठहराएं अपने इज्तिमाई मखमसे को कि हम शायद मखमसा। बेहिस हो गए हैं, कि एज लॉन्ग एज हमारी जेबें भर रही हैं, जब तक हम सबके सामने अपनी अमीरी को शो ऑफ करते हैं, जब तक हमारी तरक्की के किस्से सुनाए जा रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हाय हाय, ये स्कैम्स यही सिर्फ होता है। मॉनेटरी नहीं, मॉरल डैमेज भी करते हैं। जब एक माँ अपने बेटे के बारे में फख्र से कहती है कि मेरा बेटा आईटी में काम करता है, लेकिन असल में वो किसी को लूट रहा होता है, तो ये सिर्फ एक शख्स की बात नहीं, ये एक सोसाइटी की मॉरल डायरेक्शन का सवाल है। और हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम तरक्की सिर्फ गाड़ी और मोबाइल फोन से मेजर करते हैं। किसी ने नई सिटी ले ली तो समझो वो सक्सेसफुल है। कहाँ से ली, किस तरीके से ली, ये कोई नहीं पूछता। हम इस चीज़ को क्राइम तो समझते हैं, लेकिन जब तक एक सोशल क्राइसिस नहीं समझेंगे, तब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा। इस कहानी का एंड अब आपके हाथ में है। दिस विल एंड when you start questioning it. अगेन यार, मच रिस्पेक्ट टू रफ्तार। कितना इम्पोर्टेंट होता है मीडिया, न्यूज़, हर जमाने में कॉमेडियंस। ये लोग तो सही सच के अलंबरदार लोग हैं यार। वेरी इम्प्रेस्ड। मतलब बाकी स्टोरी जो उन्होंने कवर की है, सब की है वो साइड पे, बट आई एम एन एब्सोल्यूट फैन ऑफ रफ्तार। So good. This is so good. Let me know what you think about the things I said in the comments. And I was thinking maybe we can down the road build a community where multiple people can join and we can do these things together. Discussions पे मैं बहुत बिलीव करने लग गया हूँ। बड़ा क्लीशे मुझे लगता होता था कि यार words of power and this and that. Oh my God, it is so true. And दिल तोड़ देते हैं या जोड़ देते हैं, कुछ समझा जाते हैं या भटका जाते हैं। लफ्ज़ बड़े अहम होते हैं।